जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 3 ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इससे पहले कि हम पढ़ाई की काम की बातें स्टार्ट करें, मैं बिल्कुल शुरू में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस टाइम मेरे ऑफिस के स्टूडियो के करीब जो है वो लाइट का काफी मसला चल रहा है। हर 5 मिनट बाद लाइट आती है फिर चली जाती है। अल्लाह करे हमारी क्लास में कोई मसला ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता बहुत हालात खराब हुए तो फिर मुझे आप लोगों से जल्दी अल्लाह हाफिज करना पड़ेगा। इस डिस्क्लेमर के साथ ही पढ़ करते हैं काम की बात स्टार्ट। कल हमने क्या किया था? कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था भी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अच्छा, पहले आप लोगों के सवाल, कोई सवाल है होमवर्क में, परसों के इवन होमवर्क में तो बता दें। स्टडी टेक्स्ट में जो पेजेस रीड को थे करने को दिए थे उसमें कोई डायग्राम, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ मुश्किल है तो प्लीज बता दें, डिस्कस कर लेते हैं मिलके। जी, मेरा ख्याल है फिलहाल खामोशी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी कोई अपना सवाल टाइप करा है तो कोई मसला की बात नहीं, आगे जाके मैं उसे देख लूंगा। फिर तब तक मैं अपने सवाल स्टार्ट कर लेता हूँ। कल हमने 3 स्लाइड्स और तकरीबन 6 पेज के करीब जो है वो मटेरियल पढ़ा था। सबसे पहले आप लोग मुझे सोच के ये बताएं कि ये स्टेक होल्डर कौन होता है और कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो बहुत खूबसूरत इंग्लिश नहीं चाहिए, अपने अल्फाज में भी बता दें तो इंग्लिश तो आप पेपर में लिख ही लेंगे। कौन था ये स्टेक होल्डर? जी फाइनली कोई कमेंट आया। पहला कमेंट, जिससे कोई इंटरेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में, सही है। एक और कमेंट, हैविंग इंटरेस्ट इन कंपनी अफेक्टेड बाय डिसीजंस और कैन अफेक्ट, बिल्कुल सही है। नंबर 3, हु आर अफेक्टेड बाय द कंपनी और कंपनीज अफेक्ट देम, बिल्कुल सही है। फिर एक कमेंट आया, टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी बिल्कुल सही है। देन इंग्लिश में आया, एनी इंडिविजुअल जिसका कंपनी में कोई स्टेक, जबरदस्त। आप लोगों ने सारे ने अच्छी बातें की। फाइनली एक स्टूडेंट ने टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स भी बताई, कितने तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, आपस की बात है। एक तीसरा भी होता है इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड, लेकिन जब बुक ने आपको नहीं बताया तो फिर मैं आपका जो है वो क्यों डिस्टर्ब करूं आपको। फिलहाल आप इंटरनल एक्सटर्नल ही लेके चलें। सही, काफी सारे कमेंट्स आ गए, इसका मतलब भी आप लोग कुछ कुछ पढ़ के आए हैं। वेरी नाइस। चलें अब मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर सेम चीज होती है? स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, SHARE शेयर, और STAKE स्टेक, क्या फर्क है दोनों में? दोनों S से स्टार्ट होते हैं और एंड पे वर्ड होल्डर आता है, तो डिफरेंस क्या है? शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकता है, या कंफर्म बात है जो बंदा शेयर होल्डर होगा वो स्टेक होल्डर भी होगा? जी पहला कमेंट आया, पर्सन हु हैव शेयर्स इन कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, बात तो सही है। देन शेयर होल्डर्स वाइडर टर्म, सॉरी स्टेक होल्डर वाइडर टर्म है, जबकि शेयर होल्डर्स, जबरदस्त, जो मैं सुनना चाह रहा था वो आपने कह दिया। मैं भी एक दफा इनकी बातें रिपीट कर देता हूँ। स्टेक होल्डर्स ओवरऑल एक वाइड टर्म है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और शेयर होल्डर उसका जो है वो एक सब टाइप है, उसकी कैटेगरी है। वो लोग जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर शेयर परचेज करके मेंबर बन जाते हैं, उन्हें प्यार से बोल देते हैं शेयर होल्डर। तो सवाल पूछने का मकसद ये था कि आप लोग कभी पेपर में इन दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज ना कर सकें, स्टेक होल्डर को और शेयर होल्डर को। वेरी नाइस। फिर चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। कोई मेंडेलो नामी बंदा था जिसने आपको एक मैट्रिक्स बताया था, बारी बारी लेके चलते हैं। सबसे पहले, वो लोग या वो एंटिटीज जिनकी पावर भी लो हो और इंटरेस्ट भी लो हो, उन्हें, उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं, क्या उनका नाम रखा था मेंडेलो ने? आपने कहा मिनिमल एफर्ट और एक भाई ने कहा कीप देम इन्फॉर्म। ठीक है, मिनिमल एफर्ट जो है वो उनकी कैटेगराइजेशन और कीप देम इन्फॉर्म उनको मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है। बल्कि नहीं, कीप देम इन्फॉर्म तो दूसरे थे, कीप देम इन्फॉर्म तो मैं था। मिनिमल एफर्ट मॉनिटर देम, ठीक है, कीप देम इन्फॉर्म शायद आपने अलग एक स्टेप पहले ही बोल दिया। अगला स्टेप क्या था? वो लोग जिनकी इंटरेस्ट हाई हो लेकिन पावर लो हो।
जिसकी एग्जांपल कल मैंने, चलें इसी बहाने आप लोग मुझे एग्जांपल्स भी याद कराएं। मैंने आपको बताया था कि दायरा है जिसका नाम है CMADZ, तो उसमें कौन था भला मिनिमल एफर्ट वाला? मैनेजर साहब, वेरी नाइस। और फिर सेकंड नंबर पे पावर लो लेकिन इंटरेस्ट हाई वाला कौन था? मैं। ठीक है, कोई भी और टीचर्स भी आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल के अलावा बाकी सारे टीचर्स, बिल्कुल सही। उसके बाद नंबर 3, क्या नाम था उनका, वो लोग जो कि हाई पावर लेकिन लो इंटरेस्ट वाले थे? एग्जाम्पल मैंने दी थी गवर्नमेंट, मेंडलो ने उनका क्या नाम रखा था? कीप देम सेटिस्फाइड। सही। और नंबर 4, वो नेक लोग जो कि जिनका पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा हाई है? स्टूडेंट्स। और नाम था उनका की प्लेयर्स, बिल्कुल सही। एक जो स्लाइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया? जी। मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड, और सबसे जरूरी, सबसे हाईलाइटेड, की प्लेयर्स। फिर जल्दी से मैं अगली स्लाइड के ऊपर से चला गया ताकि आप लोग कुछ देखना लें। नंबर 3, हमने बात की थी कल स्टेक होल्डर रेडार की। सबसे पहले तो कोई मुझे याद कराए क्या फर्क होता था स्टेक होल्डर रेडार में या मिंडलो मैट्रिक्स में? दोनों चीजें एक ही चीज बताती थी आपको। आपने कहा मेंडलोस मैट्रिक्स इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, और शेयर स्टेक होल्डर रेडार इज अबाउट एनी प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही, मल्टीपल लोगों ने सेम बात की तो मैं इन सारों से एग्री करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये कल की बातें पूरी हो गई, आपके माइंड में कोई सवाल नहीं था और मेरे माइंड में जो हल्के फुल्के सवाल थे मैंने आप लोगों से पूछ लिए। इसका मतलब ये कि अब हमें मजीद सब्र नहीं करना चाहिए, हमें आगे पढ़ना चाहिए। आज का हमारा टारगेट जरा इजी सही है, हमने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं पढ़नी। कल हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी, उस लेवल की बात आज कोई नहीं है, लेकिन स्टिल लेट्स स्टार्ट। याद करें पहले ही दिन जब हमने सॉरी, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी वो जॉन एल्किंगटन वाली, उसने कहा था कि यार बॉटम लाइन जो आप कंसिडर करते हो प्रॉफिट को, कि भाई प्रॉफिट होगा तो हम जिंदा रहेंगे, प्रॉफिट के अलावा 3 चीजों के ऊपर फोकस करो। आज हम उन 3 चीजों को 3 पिलर्स के नाम से डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो वर्ड पिलर्स के ऊपर गौर फिक्र करते हैं। पिलर क्या होता है? पिलर होता है सुतून, उर्दू में उसे बोलते हैं। अब पिलर्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कुछ पिलर्स होते हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए, कि बिल्डिंग जो है वो बाहर से देखने में खूबसूरत लगे, एस्थेटिक लगे। और कुछ पिलर्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो पिलर्स ना हो तो बिल्डिंग ही पूरी की पूरी गिर जाए। तो यहाँ पिलर से हमारी जो मुराद है वो एस्थेटिक वाला पिलर नहीं है कि देखो देखने में बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, कितना खूबसूरत पिलर है। ये इंपॉर्टेंट वाला पिलर है। इसे इंग्लिश में ये भी कहते हैं लोड बेरिंग पिलर, के खुदा ना खास्ता अगर ये पिलर रिमूव हो गया तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। इसी तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पिलर्स आइडेंटिफाई करने हैं। वो क्या 3 पिलर्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आइए बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहला पिलर है इन्वायरमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्लेनेट। इंग्लिश में देखें क्या लिखा है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। नेचुरल रिसोर्सेज में बड़ा कुछ आ जाता है आपका, पानी, हवा, ये सारा कुछ। एग्जांपल्स भी आपको कुछ दी होंगी स्लाइड्स में। प्रिवेंट इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, अभी जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं मैं सबके ऊपर गो थ्रू कर देता हूं। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का तो सिंपल सा मतलब यही है कि पानी को अपने खराब नहीं होने देना, हवा को अपने आलूदा नहीं होने देना, ये सारी चीजें। देन मिटिगेट पोल्यूशन, जो पोल्यूशन हो रही है, वर्ड मिटिगेट का क्या मतलब है कि उसे मिनिमाइज किया जाए, उसे लिमिट किया जा सके। देन कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, उसके ऊपर हमने पिछली क्लास में बात भी कर ली थी, स्टिल मैं एक दफा आपको याद करा दूं कि तकरीबन हर काम में आपका कार्बन इस्तेमाल होता है। आप बाइक पे बैठ के इधर से उधर जाएं, गाड़ी में पेट्रोल जलता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हर चीज में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन फुटप्रिंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि भाई कंपनी ने इतना कार्बन इस्तेमाल किया। अब उसमें भी आगे कैटेगरीज होती हैं, इतना कार्बन पावर जनरेशन के लिए यूज हुआ, इतना कार्बन प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में अभी से जाने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे CFAP 3 में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी भी बड़ी काम की चीज होती है।
किसी भी इलाके में सिर्फ अगर गौर से देखा जाए तो इंसान नहीं रह रहे होते। आप आसपास बिल्लियां भी होती हैं, अगर दरख्त हैं तो दरख्तों के ऊपर गुलहरियां भी होती हैं, छत पे जाएं तो कभी कभार आपको परिंदे भी नजर आएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी मींस कि ये डाइवर्सिटी जो है ये बड़ी जरूरी है। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर चिड़ियां हैं और ये कौवे वगैरह फिर रहे हैं बेकार है, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन पता नहीं कितने सारे तरह के कीड़े मकोड़े और ये सारी चीजें ये कौवे वगैरह खा लेते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है चाइना, द ग्रेट फेमिन ऑफ चाइना। आई थिंक 1948 या 1940s या 50s की बात है कि चाइना का जो उस टाइम डिक्टेटर, सॉरी डिक्टेटर नहीं कहना, चाइनीज कोई बंदा माइंड कर जाएगा, उनका जो उस टाइम प्रेसिडेंट था, उसने कहा कि यार मैंने हिसाब लगाया ये जो चिड़ियां है ना, ये बड़ी खराब होती हैं, ये आके हमारी फसलों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन खा लेती हैं। तो ऐसा करते हैं हम सारी चिड़ियां मार देते हैं। और उन्होंने ऐसा कोई जहरीला तरीकेकार किया कि पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ जो है वो उन्होंने चिड़ियां मार दी, इस नियत से कि भाई ये आके हमारी फसलों को जो है वो डैमेज करती हैं। अगले साल हुआ क्या, वो चिड़ियां आके कुछ खास तौर के कीड़े मकोड़े, कुछ क्या उन्हें वर्ड यूज करते हैं, पैरासाइट्स थी, जिन्हें खा लेती थी। अब चूंकि चिड़ियां नहीं थी तो पैरासाइट्स को खाने वाला कोई नहीं था, पैरासाइट्स इंतहाई ज्यादा फैल गए उन फसलों में। तो पहले जो फसल कोई 10% 20% डिस्ट्रॉय होती थी, वो 90% 100% डिस्ट्रॉय हो गई। और कहते हैं कि भाई कितने करोड़ों लोग चाइना में उन सालों में भूखे मरे। क्यों भूखे मरे? क्योंकि चिड़ियां मार दी थी इन लोगों ने। तो ये एक सचमुच की रियल लाइफ एग्जांपल है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, द ग्रेट फेमिन ऑफ चाइना। या आप लिख सकते हैं चाइना वर्सेस बर्ड्स। कि उन्हें लग रहा था कि यार ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो परिंदे हैं हमारे किसी काम के नहीं है ना, उड़ा दो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा फायदा ही होगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी, हमें पता भी नहीं होता ये छोटे मोटे जानवर हमारा कितना फायदा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यार गली में बिल्ली घूम रही है, पता नहीं किस काम की है, लेकिन वो चूहा जिसने घर में घुस के आपके तार खा लेना था, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जो नीचे वाले तार होते हैं वो चूहे खा लेते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या पता उस बिल्ली ने वो वाला चूहा खा लेना हो जिसने आपके घर में घुस के शॉर्ट सर्किट करना हो। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक ऐसे ऐसे काम करी होती है, हमें पता भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, हम जो फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, कहीं इससे बायोडाइवर्सिटी तो खराब नहीं हो रही? अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने एग्जांपल बताई थी कि 5G हमारे पास तो अब जाके आ रहा है, इंडिया में तो 5G काफी अरसे से है। तो 5G से इतने खौफनाक किस्म के सिग्नल्स निकलते हैं कि कोई एक एरिया था, वहां चिड़ियां बिल्कुल ही डेड हो गई। और वो वंस अगेन चिड़ियों के ऊपर बात आ जाती है, कितनी अल्लाह की इंपॉर्टेंट मखलूक है चिड़ियां, बर्ड्स। तो 5G इतने वो जहरीले सिग्नल्स थे किसी एक इंडिया के खास इलाके में कि उस इलाके में चिड़ियाओं ने आना बंद कर दिया। और फिर कोई मसले हो गए, पैरासाइट्स वगैरह हो गए, ये सारा कुछ हो गया। तो द पॉइंट इज कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे बायोडाइवर्सिटी, ये छोटे मोटे जानवर भी डिस्टर्ब होना बड़ी गलत बात कंसिडर होती है। तो ये हमने बात की कि एक बिजनेस को जो तीन पिलर्स थे, पहला पिलर क्या है? इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में इसने बड़ी अच्छी बात की स्लाइड्स ने, बुक ने, कि सिर्फ ये ना देखो कि हवा खराब हो रही है या पानी खराब हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाती है, कार्बन फुटप्रिंट, बायोडाइवर्सिटी, सारा कुछ इन्वायरमेंट में आ जाता है। जी, ये हमने पढ़ा पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पिलर की तरफ। दूसरा पिलर क्या है? सोशल। स्क्रीन पे देखें आइकॉन सोशल का क्या बना हुआ है, तीन दोस्त एक दूसरे को होल्ड करके खड़े हुए हैं। तो सोशल में आते हैं पीपल। पीपल के हवाले से कंपनी को क्या गौर फिक्र करनी चाहिए? अंग्रेजी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अप होल्ड ह्यूमन वेलबींग। वेलबींग का उर्दू तर्जुमा क्या हो गया? लोगों की सलामती, जानो माल की सलामती। तो सबसे पहला सेंटेंस, सबसे काम की बात यह है कि भाई इंसानों का अपने ख्याल रखना है। किस किस तरह से ख्याल रखना है उसकी आपके पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। कहीं ऐसा ना हो कि किसी इलाके में कोई तालाब हो या कोई दरिया हो या कोई पानी का सोर्स हो, आपकी फैक्ट्री आके उस पर कब्जा कर ले और आम लोगों को पीने का पानी मिलना बंद हो जाए। इसी तरह प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। कहीं आपकी फैक्ट्री की वजह से, आपके प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के ह्यूमन राइट्स डिस्टर्ब ना हो रहे हो। अब ह्यूमन राइट्स बड़े तरह के होते हैं। राइट फॉर प्राइवेसी, राइट फॉर जो है वो प्राइवेसी के, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कैमरास लगा दिए जो कि, खैर एक तरह से इसका फायदा भी हो सकता है कैमरास का, लेकिन अगर वो कैमरास इस तरह से हैं कि वो लोगों के घरों में जूम जूम करके देख रहे हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, तो वो लोगों के प्राइवेसी के खिलाफ है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें से नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और फैक्ट्री रात के 12 बजे भी अगर प्रोडक्शन कर रही हो, तो ये तो बड़ी खराब बात है, लोगों का राइट टू रेस्ट खराब खत्म हो गया।
रात इसलिए होती है कि बंदा सो जाए, सुबह इसलिए होती है कि सुबह बंदा काम करे। फैक्ट्री 24 घंटे चल रही है, ना सुबह को सुकून ना रात को सुकून। तो ये भी लोगों के राइट्स के खिलाफ बात है, गलत बात है। देन नंबर 3, प्रोमोट सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी क्या होती है? कि लोगों में बराबरी हो, भाईचारा हो। कोई ये ना कहे कि भाई ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, इसके साथ हम गलत सलूक करेंगे, इसके राइट्स नहीं होंगे। या फलाना जात के लोग हैं तो उनसे हम जो है वो अच्छा सलूक नहीं करेंगे। ये सारी बात आ जाती है सोशल इक्विटी में। एंड नंबर 3 क्या लिखा है, नंबर 4 क्या लिखा है? बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस। रेजिलियंस मींस के कंपनी की रेजिस्टेंस हो किसी भी आने वाले खतरे से अगेंस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी कोई एक इलाका था जिसमें लोगों ने अपनी जो है वो सैलाब से बचने के लिए कुछ छोटा मोटा जो डैम, छोटे जो डैम होते हैं वो बनाए हुए थे। अब कंपनी ने कहा कि यार इस डैम की वजह से पानी बहुत थोड़ा आता है, हमें पानी सही तरह नहीं मिलता। तो उन्होंने वो डैम जो है वो ओपन कर दिया और कंपनी ने, फैक्ट्री ने बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब खुदा ना खास्ता अगर फ्लड आता है तो फैक्ट्री तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, साथ वो जो आसपास के बंदे थे वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये एग्जांपल थी कम्युनिटी रेजिलियंस की। कम्युनिटी ने अपने किसी खतरे के बचने के लिए अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ था। आपने आके उस बंदोबस्त को खराब किया, आपने कम्युनिटी की रेजिलियंस को खराब कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, गलत बात थी। तो ये आपका पॉइंट आ गया वंस अगेन सोशल के अंदर, के आपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है, आपने मशरे का भी ख्याल रखना है, लोगों का भी ख्याल रखो। प्लेनेट, अपनी धरती, अपनी क्या हिंदी में उसे बोलते हैं, धरती माता, उसका भी ख्याल रखना है। सॉरी, हिंदी में से बोलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी का भी ख्याल रखना है। अर्थ बोले, प्लेनेट बोले, पृथ्वी बोले, जमीन बोले, है तो सारी हमारी। और फिर आप लोगों के लिए नहीं कि अकाउंटेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक पिलर को ना भूल जाइएगा। अंग्रेजी में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी। आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है, साथ अपना भी ख्याल रखना है, अपने भी पैसे कमाने हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग बहुत अच्छी नीयत से कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बैंकरप्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चैरिटीज हैं, बहुत सारा ऐसा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, हम तो लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा खत्म हो गया, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। आ, शायद अप्रोप्रिएट है या नहीं है, लेकिन वंस अगेन यहाँ मैं एग्जांपल सीएमएडीसी की भी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सीएमएडीसी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग, मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, कि बुरा भला कह रहे होते हैं कि भाई सीएमएडीसी ये पोर्टल की फीस क्यों ले रहा है, रिकॉर्डिंग भी फ्री में प्रोवाइड कर दे। तो उनके लिए यहाँ एक सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट है कि भाई तीसरा पिलर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होने चाहिए। नेकी के चक्कर में अपने आप बैंकरप्ट ना हो जाना। तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाना इवन चैरिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मजीद क्या इंग्लिश लिखा है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल इनकम। भाई अगर हम थोड़ी बहुत फीस नहीं लेंगे तो जो एडमिन साहब आपको क्लासेस का लिंक वगैरह शेयर करते हैं, उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेंगे? वो काम नहीं करेंगे तो आपको सर्व कौन करेगा? तो भी थोड़ी बहुत रेवेन्यू कमाना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट, स्टेबल इनकम विदाउट डिप्लीटिंग फाइनेंशियल फाइनाइट रिसोर्सेज और रिलाइंग ऑन अनसस्टेनेबल डेट। ये ना हो कि आप करोड़ों का डेट लेके बैठ जाएं, बाकी आपका रेवेन्यू जीरो हो, तो फिर आप उस लोन को वापस ना कर सके, बैंक आपके 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 ऊपर कब्जा कर ले, आपका घर बेच के अपना लोन वापस कर ले। अब बात करते हैं कि ये तीनों चीजें लिंक किस तरह से होंगी। लिंक इस तरह से है कि ये तीनों पिलर्स हैं, और हल्के फुल्के पिलर्स नहीं है, लोड बेयरिंग पिलर्स हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये जब तीनों पिलर्स एक साथ खड़े होंगे मजबूती से, तो ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत होगी, तरक्की करेगी। अगर इन तीनों पिलर्स में से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही चीज हमने कंटिन्यू करनी है अगली स्लाइड पे भी। लेकिन इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे चलूं, इस स्लाइड पे कोई मुश्किल वर्ड या कोई अजीब सी बात है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें। जी ऑल क्लियर, आगे चलते हैं फिर।
जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या नजर आ रहा है? तीन गोल दायरे नजर आ रहे हैं, और इन तीन गोल दायरे का कुछ कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। देखें, सबसे राइट पे जो सर्कल है उसके अंदर लिखा है इकोनॉमिक, लेफ्ट वाला जो है उसके ऊपर लिखा है सोशल, और जो नीचे है उसका उसके ऊपर लिखा है इन्वायरमेंटल। ये वही तीन पिलर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड के ऊपर। अब देखें, ये पिलर्स कहीं कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, बारी बारी इन ओवरलैप्स के ऊपर बातें करते हैं। लेट्स से कि सोशल भी ओके है और इकोनॉमिक भी ओके है। इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विटेबल। ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा है? इक्विटेबल मींस कि दिस इज बोथ इकोनॉमिकल एंड सोशली वायबल। इंग्लिश में क्या लिखा है? वर्क्स अंटिल द एनवायरनमेंट डिग्रेड्स बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेबिलिटी। अब एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। कोई कंपनी है जो कि सोशली अपने एम्प्लॉयज का, अपने आसपास के लोगों का बड़ा ख्याल करती है, जो कि अच्छी बात है, और इकोनॉमिकली भी वो लोग बड़े स्ट्रांग हैं, उनकी जो चीजें हैं वो अच्छी खासी सेल होती हैं, उनका रेवेन्यू अच्छा है, उनकी कॉस्ट वगैरह अच्छी हैं, तो वो प्रॉफिट भी ढेर सारा कमा रहे हैं, और लोगों की समाज सेवा, लोगों की जो है वो वेलफेयर का काम भी ढेर सारा कर रहे हैं। वैसे तो स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन स्टिल क्या आप लोगों में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं आगे जाके पेश आ सकता फ्यूचर में? एक कंपनी धड़ाधड़ प्रॉफिट कमा रही है और साथ साथ लोगों की खिदमत भी कर रही है। हाँ जी, इसमें कोई वीकनेस तो नहीं हो सकती? ऑलमोस्ट स्क्रीन पे लिखा है। चलें, आप लोग इस टाइम जो है वो स्टडी मोड में है, गौर फिक्र मैं आपको कर देता हूँ। इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा, वो तीसरा पिलर जिसे आपने इग्नोर कर दिया। अभी हम पिछले पेज पे, पिछली स्लाइड पे इतनी डिटेल से क्या बात कर रहे हैं कि यार तीनों चीजें जरूरी हैं, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, इन्वायरमेंट भी। अगर आपने सोशल और इकोनॉमिक पे जो है वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा फोकस कर दिया और इन्वायरमेंट पे फोकस ना किया, तो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपने धड़ाधड़ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और थोड़ा बहुत लोगों की समाज सेवा करने के चक्कर में इतनी पोल्यूशन की कि अब उस इलाके में रहना जहरीला है। उधर जाते हैं तो लोगों को लंग कैंसर हो जाता है, या पीने का पानी इस काबिल नहीं रहा कि उससे हम मजीद प्रोडक्शन कर सकें। तो दो पिलर्स पे हमने फोकस किया, तीसरा पिलर इग्नोर कर दिया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, अब यहाँ जो तीनों वर्ड्स है ना, इक्विटेबल, बेरेबल एंड वाइबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने याद करने हैं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां सोशल और इकोनॉमिक पे फोकस होता है, उससे हम बोलते हैं इक्विटेबल। पेपर इस तरह का आ सकता है कि आपको सिचुएशन बताए और कहे बताओ ये इक्विटेबल है, बियरेबल है, वायबल है, या ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये काम के वर्ड्स हैं। सबसे पहले हमने किस पे बात की? इक्विटेबल पे। इक्विटेबल क्या होता है? आप लोगों पे फोकस करें, आप अपनी प्रॉफिट पे फोकस करें, इन्वायरमेंट को भूल जाएं, लेकिन एट द एंड होना नुकसान है। फिर आते हैं लेफ्ट साइड वाला जहां इंटरसेक्शन है, बेरेबल। बेरेबल के केस में भी आपने क्या किया? दो चीजों पे फोकस किया, तीसरी चीज पे फोकस नहीं किया। कौन सी दो चीजों पे फोकस किया? सोशल और इन्वायरमेंटल। आपने एक ऐसा बिजनेस लगाया, आपने कहा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो बेकार चीज होती है। मैं अवाम की भी खिदमत करूंगा और इन्वायरमेंट की भी खिदमत करूंगा। वंस अगेन मैं एक दफा आप लोगों की तरफ भी देखूंगा, क्या कोई इसका कोई ड्रॉबैक, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? एक बिजनेस है जो कि इन्वायरमेंट पे और सोशल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या गलत हो सकता है उसके साथ? कमेंट में भाई भाई ने एक वर्ड बोला, और वो एक वर्ड परफेक्ट है सिचुएशन के लिए। यार बैंकरप्ट हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। जब आप प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं कर रहे, तो कहां से लोगों का बेनिफिट करोगे? लोगों का बेनिफिट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये डायलॉग बोलने के लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। तो भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्री में नहीं हो जाता, लोगों की खिदमत फ्री में नहीं हो जाती। लोगों को अगर खाना खिलाना है तो खाना पैसों का आता है। लोगों की अगर आपने हेल्प करनी है, लोगों को एजुकेशन देनी है, तो वो पैसों की आती है। लोगों को अगर आपने फ्री लेक्चर्स देने हैं, तो ये जूम का लाइसेंस और ये सारे पोर्टल के चार्जेस पैसों के आते हैं। वो पैसों में भी नहीं आते, डॉलर्स में होते हैं पेमेंट हर महीने। तो अगर सोशल एनवायरनमेंट पे जरूरत से ज्यादा फोकस किया जाएगा तो इकोनॉमिकली आप बर्बाद हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में देख लें क्या लिखा हुआ है? इन्वायरमेंट प्लस सोशल वर्क्स अंटिल कैपिटल रन्स आउट। कैपिटल रन्स आउट भी वही बात है कि आपके पास जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो गेम ओवर, खत्म। कर लो अब समाज सेवा, कर लो अब इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट की फिक्र।
देखा, दो पिलर्स पे फोकस किया, तीसरा पिलर आउट हो गया, आप भी आउट हो गए, कंपनी बर्बाद, स्कीम खत्म। अब आते हैं तीसरी बर्बादी की तरफ, ये है वाइबल। वाइबल के केस में कौन कौन से दो पिलर्स की हम फोकस कर रहे हैं, कौन से पिलर पे फोकस नहीं कर रहे? इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। हाँ जी, इकोनॉमिक क्या है कि आप प्रॉफिट पे फोकस करें, इन्वायरमेंट ये कि आप इन्वायरमेंट पे फोकस करें। इसकी मैं आपको एक बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना होगा, सुई गैस का बिल आ गया। किसी नेक बंदे को पता है कि इस सुई गैस को हम सुई गैस क्यों कहते हैं? ये सुई क्या, सुई मारते हैं दीवार से तो गैस निकलती है इसलिए कहते हैं? एनीबडी हैज एनी आइडिया सुई गैस को सुई गैस क्यों कहते हैं? एक भाई ने तंग आके कह दिया नो आइडिया, चले मैं आपको बता देता हूं। बलोचिस्तान में एक इलाका है जिसका नाम है सुई। गैस निकलती है उस जगह से, सबसे जो ज्यादा गैस निकलती है पाकिस्तान में, वो निकलती है सुई गैस के मुकाम पे। और एक बड़े दुख की बात है कि सुई गैस के लोगों के पास सुई गैस नहीं है। तो इकोनॉमिकली सुई गैस प्रॉफिट में है, सुई गैस निकालती है, आप लोगों से ढेर सारा बिल ले लेती है। इन्वायरमेंटली भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ के लोग जो है वो लकड़ी जलाएं, इस तरह के कोई काम करें, लोग सुई गैस से अपना सारा कुकिंग वगैरह का काम करें। बट सोशल के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे। वहां की अवाम गरीब है, वहां की अवाम के पास सुई गैस नहीं है। तो फिर क्या होता है? आपको खबरों में सुनने को मिलता है कि भाई फलाने लोगों ने सुई गैस बम धमाके से पाइपलाइन बम धमाके से उड़ा दी, या लोगों ने आके पाइपलाइन को आग लगा दी। क्यों करते हैं लोग? क्या उन्हें मजा आता है, फायदा होता है इस तरह की दहशतगर्दी करके? नहीं। एहसास महरूमी है। वो कहते हैं कि भाई हमारे इलाके से गैस निकाल के तुम सिंध को दे रहे हो, पंजाब को दे रहे हो। आई एम वेरी सॉरी अगर कोई पॉलिटिकली इस बात से ऑफेंड होता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। कि वो लोग कहते हैं कि यार हमसे गैस लेके पूरे पाकिस्तान में जाती है, हमें नहीं जाती तो भाड़ में जाइए गैस। हम ना खुद इस्तेमाल करेंगे तो किसी और को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? इकोनॉमिकली आपने फोकस किया, इन्वायरमेंट पे आपने फोकस किया, लेकिन लोगों पे फोकस नहीं किया। लोग आके आपकी फैक्ट्री को आग लगा देंगे, लोग आपका बाइकआउट करेंगे, लोग आपके खिलाफ केस कर देंगे। देखिएगा इंग्लिश में क्या लिखा है। इकोनॉमिक वर्क्स अंटिल सोशल अनरेस्ट ओवरवेल्म्स द सिस्टम। बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखी है कि सोशल अनरेस्ट, लोगों के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, वो आके सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। कैसे बर्बाद करेंगे? वही मैंने एग्जांपल दी। फैक्ट्री को आके आग लगा देंगे, आपके एम्प्लॉयज को जान से पकड़ के मार देंगे, बम धमाके करेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। तो हमने तीन इस तरह की सिचुएशंस देखी। सोशल और इकोनॉमिक पे फोकस करो तो इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा। सोशल एंड एनवायरनमेंट पे तबाह करो, फोकस करो तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी आपकी अपनी। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पे फोकस करो तो सोशल फैक्टर्स आके आपको तबाह कर देंगे। तो तबाही तीनों जगह है, जहां दो पिलर्स पे फोकस करेंगे और तीसरे पिलर को कर देंगे इग्नोर। फिर फाइनली हमने बड़ी नेगेटिव बात कर ली, आए एक पॉजिटिव बात करते हैं। देखिएगा इस तमाम काले अंधेरे के बीच में एक पर्पल एरिया है जहां थोड़ी सी रोशनी है, और उस रोशनी का नाम है ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीनों चीजों पे फोकस किया जाए। अल्लाह खैर, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, शक्ल पे फोकस ना कीजिएगा, स्लाइड्स आपके पास वैसे ही आ रही हैं। एक दफा इंटरनेट का देख लें, क्या आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट पे तो नहीं कोई फर्क पड़ा? अब हमने कहा ऑल ओके, ओके जी, सुन के अच्छा लगा। तो मैं क्या कह रहा था? मैं बात कर रहा था ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि आपने तीनों के तीनों पिलर्स के ऊपर बराबर फोकस किया। इससे आप फॉर द टाइम बीइंग इन द फ्यूचर आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, आप आगे जाएंगे, आपको कोई जो है वो मेजर मसला नहीं होगा। अंग्रेजी में देखें क्या लिखा है, द नेसेसरी इंटरसेक्शन फॉर सस्टेनेबल लिविंग कंडीशंस। भाई सब लोग खुश रहेंगे, इन्वायरमेंट भी खुश रहेगा, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, लोग भी खुश रहेंगे कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, हमारा भी ख्याल रखती है, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखती है, और साथ इकोनॉमी की भी आप स्ट्रांग रहेंगे। स्ट्रांग रहने से क्या मुराद है? आपके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी देंगे, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आप लोगों की खदमत पे लगाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, वैसे चैरिटी वाले काम करेंगे, नेक काम करेंगे।
तो नेक काम करने के लिए भी ढेर सारे पैसे चाहिए, अब ढेर सारे पैसे भी कमाओ, लोगों को भी खुश रखो, एनवायरनमेंट को भी खुश रखो। तो इस हसीन सिचुएशन को हमने प्यार से बोला ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहां होती है ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जहां आप तीनों पिलर्स के ऊपर ढेर सारा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। जी, इस स्लाइड के ऊपर हमने ढेर सारी बात की, कहीं कोई पॉइंट तंग कर रहा है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर ले। ऑल ओके, आगे चलते हैं। देन आज की तीसरी स्लाइड जो कि बहुत इजी है, हमने जो है वो 5 मिनट में से कवर कर लेना है। बुक ने आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को लालच दिया कि भाई क्या क्या फायदे होंगे अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की तरफ आएंगे। अब इस स्लाइड पे कुछ कुछ एब्रीविएशंस हैं, इनके ऊपर मैं जरा बारी बारी रोशनी डालता हूं। सबसे पहले वर्ड लिखा है ROI। ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये फायदे आपको क्या होंगे अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं। अब अगली सेंटेंस, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी शायद आपके लिए नई चीज हो। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मींस कि आप साथ साथ अवाम के साथ शेयर करें कि भाई सस्टेनेबिलिटी में क्या चल रहा है, हमारी कंपनी ने इन्वायरमेंटली क्या क्या काम किए, इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कुछ किया, और साथ ही सोशली हमने लोगों के लिए क्या किया, कितने लोगों को फ्री एजुकेशन दी, और कैसे कैसे हमने समाज सेवा की। और नंबर 3, तीसरा पिलर तो आप लोगों को पता ही है, तीसरा पिलर से मुराद है फाइनेंशियल वाला। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कितनी तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अकाउंट्स आपके सारे, SOFP, SOCI, वो सारा इकोनॉमिक रिपोर्टिंग में चला जाता होता है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बल्कि यहाँ से मुझे एक आइडिया आया, अगर हम आज टाइम से फ्री हो जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएंगे, हम एक एक्टिविटी के तौर पे किसी मशहूर कंपनी की इस तरह की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देख लेंगे। पहले ये स्लाइड पूरी कर लें। हाँ भाई, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे भी, नेक्स्ट डब्बे में भी कुछ वर्ड्स हैं जिसका मैं आपको कर देता हूं तर्जुमा। ट्रैकिंग ESG डाटा एंड GRI स्टैंडर्ड। ये ESG क्या होता है ये आपको कल की क्लास में जो है वो डिटेल से हम पढ़ लेंगे। वैसे तो होता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ये हमने कल इसके ऊपर डिटेल से बात करनी है। देन GRI क्या है? GRI स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। वो क्या होता है भाई? एक छोटा सा, खैर छोटा सा नहीं कहना चाहिए, एक हैवी किस्म का इनिशिएटिव है, जहां दुनिया के बड़े मुल्कों ने मिलकर फैसला किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता मैंडेटरी कर देंगे तमाम कंपनीज के लिए कि वो बताएं कि भाई हमने कैसे कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया, कैसे कैसे हमने सोशल जो है वो सोशल क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया। ये तो ऑलरेडी हर कंपनी के लिए फर्ज है ना कि कंपनी अपनी SOFP बनाएगी, SOCI बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएगी, ये सारी चीजें पब्लिश करेगी। साथ ही आपने BLD में पढ़ा होगा कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी लिस्टेड है तो साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी देगी, ये वाली रिपोर्ट भी देगी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस की रिपोर्ट भी देगी, 15 तरह की रिपोर्टें देगी। तो GRI नामी इनिशिएटिव ये कहता है कि यार जब इतनी सारी तरह की रिपोर्टें दे रहे हो तो साथ कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर भी रिपोर्ट दे दो कि इन्वायरमेंट के साथ क्या अच्छा सलूक किया, या सोशल के ऊपर बात कर दो कि इंसानों की कितनी खदमत की। तो जब आप GRI स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और ESG वगैरह, वंस अगेन ESG क्या होता है उसके ऊपर कल डिटेल से बात करते हैं। जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? वैसे तो ढेर सारे तरह के फायदे हो सकते हैं। स्लाइड्स पे कोई से 6 तरह के फायदे आ रहे हैं, उनके ऊपर बारी बारी रीडिंग कर लेते हैं। पहले आपके पास है इंटरनल बेनिफिट्स के भाई आपकी कंपनी को अंदर से क्या फायदा होगा। आइडेंटिफाई ऑपरेशनल रिस्क एंड रिसोर्स इनएफिशिएंसीज। आपको खुद पता लग जाएगा कि यार हमारे ऑपरेशंस में ऐसे कहाँ कहाँ मसले हैं जिससे हम अगर छुटकारा पा लें तो हम इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएंगे। रिसोर्स इनएफिशिएंसीज, आपको पता लग जाएगा जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होंगे कि भाई कौन कौन सा रिसोर्स हमारे पास कम है। इसी तरह स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस टू रिड्यूस कॉस्ट। आपने हिसाब लगाया कि एक मैनेजर है जो किसी फैक्ट्री का है, मतलब फैक्ट्री में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल है कि नहीं है, वो सारी चीजें देखता है एक फैक्ट्री का मैनेजर जो कि होता है फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री लेट से के शहर से काफी दूर है, लेट से फैक्ट्री है लाहौर के पास, एक शहर है कसूर, वहां। तो कसूर में कंपनी की फैक्ट्री है, वह एक फैक्ट्री मैनेजर है,
उससे सुपीरियर एक और मैनेजर है, उस मैनेजर का काम यह है कि वो रोजाना कसूर वाली फैक्ट्री को विजिट करता है और देखता है, पूछता है मैनेजर, कसूर वाली फैक्ट्री के मैनेजर से कि हाँ भाई सब सेट चल रहा है, तुम लोगों के पास रॉ मटेरियल है, ये सारा कुछ है। और ये चीजें वो जाके रिपोर्ट करता है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर। अब ये कंपनी का प्रोसेस है जो कि 10 साल से 20 साल से चलता चला आ रहा है। अब यहां जरा हम गौर फिक्र करें कि जो बीच वाला मैनेजर है उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। वो उधर से बात पूछता है और उधर पहुंचा देता है। तो क्या कसूर की फैक्ट्री में जो मैनेजर बैठा है, क्या वो व्हाट्सएप पे नहीं हेड ऑफिस को बता सकता है कि मुझे जरूरत है रॉ मटेरियल की, या फलाना मसला हो गया, या मुझे फलाना मजदूर चाहिए, या फलानी चीज है। अब ये तो मैंने बात की टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इसे सस्टेनेबिलिटी से लिंक करते हैं। वो वाला मैनेजर जो रोजाना पहले कसूर जाता था गाड़ी में बैठ के या बाइक में बैठ के या बस में बैठ के, और फिर वापस आता था, सोचें वो कितना पेट्रोल जलाता होगा। सोचे अगर हम उस मैनेजर को किसी और काम पे लगा दें और ये जो काम गाड़ी पे एक बंदा आके पूछता था, वो अगर व्हाट्सएप पे पूछ लिया करे, सोचे कितने हजार लीटर पेट्रोल बच सकता है। अच्छा, एक और इसे लिंक करते हैं ऑपरेशनल रिस्क से। लेट्स से कि जो कसूर वाली फैक्ट्री है उसके अंदर लग गई आग। अब फायर ब्रिगेड को कॉल की तो आसपास वाला फायर ब्रिगेड जो था वो इस काबिल नहीं था कि उस आग को बुझा सके। तो उस बंदे ने, जो लाहौर से जिस बंदे ने गाड़ी पर ट्रेवल करके आके पूछना था कि बताओ सब सेट है, वो जब अगले दिन आया तो पता चला फैक्ट्री बुरी तरह जल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक ऑपरेशनल रिस्क था। अगर व्हाट्सएप होती तो साथ ही साथ जो ये कसूर वाले मैनेजर साहब थे, वो कॉल करके बता देते हेड ऑफिस को या मैसेज कर देते कि भाई आग लगी है, लाहौर से आग बुझाने वाला सामान भेजो। तो ऑपरेशनल रिस्क भी आपके इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 3, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। इससे मैं लिंक करूंगा ये जो आपने स्ट्रेटेजिक रिस्क पढ़ा था अभी कल परसों। हमने कहा था वो कंपनी जो बदलते वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी, खासतौर पे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज में, वो फारिग हो जाएंगी। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो जाएंगे अगर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे। देन एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात करते हैं। मिटिगेट नेगेटिव ईएसजी इंपैक्ट्स एंड प्रिवेंट पीआर फेलियर्स। ईएसजी के ऊपर हमने बात कर ली। पीआर मींस पब्लिक रिलेशंस, कि आपसे लोग नाराज नहीं होंगे अगर आप हर चीज जो है वो शेयर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपनी रिपोर्ट में अगर शेयर कर रहे हैं कि भाई हमने पिछले साल इतने हजार लोगों को एजुकेशन दी, तो अब कल को कोई आपके खिलाफ इस बात की कैंपेन नहीं कर सकेगा कि ये अजीब बेकार लोग हैं, आसपास के लोग जो हैं वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, और ये सारा अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हायर करते हैं किसी दूसरे शहर से। तो जब आप खुद ये रिपोर्ट कर रहे होंगे भाई हम लोगों की ट्रेनिंग भी करते हैं, उन्हें एजुकेशन भी देते हैं, तो फिर आपके खिलाफ इस तरह की जो है वो कैंपेन्स नहीं होंगी। इसी तरह प्रूव ब्रॉड ब्रांड लॉयल्टी एंड कंज्यूमर ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग खुद दिल से अच्छा फील करते हैं कि हम अच्छे नेक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कल परसों मैंने एग्जांपल दी थी कि नेस्ले का जो मिनरल वाटर है, अगर आप रिसेंटली उसे परचेज करें तो वो इंतहाई बेकार क्वालिटी प्लास्टिक के अंदर आता है। उसे आप थोड़ा सा उसके ऊपर जोर डालें तो वो बिल्कुल ही पिचक जाती है बोतल। आप कहते हैं कि यार ये बड़ी बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक यूज हुआ है, तो आगे से आपको सुनने को मिलता है नहीं ये प्लास्टिक बेकार नहीं है, ये प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। इसे आप कचरे में डालें तो ये खुद ही घुल जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। तो लोग, खास तौर पे अमीर लोग, तो बड़े फखर से नेस्ले की प्रोडक्ट्स खरीदेंगे कि भाई वी आर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, हम इन्वायरमेंट का भला कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का फायदा कर रहे हैं। तो इससे आपकी ब्रांड लॉयल्टी होगी, लोग कहेंगे नहीं मुझे नेस्ले की वो बेकार वाली बोतल दो, क्योंकि उससे मैं इन्वायरमेंट का भला करता पाया जा रहा हूँ। इसी तरह लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा कि यार ये अच्छे लोग हैं, इनकी प्रोडक्ट्स ले लिया करो। अगर ये इन्वायरमेंट के बारे में इतने अच्छे हैं तो ये हमारे हिसाब से भी अच्छे ही होंगे। ये हमारे लिए भी कोई खतरनाक केमिकल यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए भी कोई गलत रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि आप लालच दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को।
विद अ ट्रू वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लिंक बनता तो नहीं है, लेकिन जब बुक ने कह दिया तो फिर हमने भी मान लिया कि भाई इन्वेस्ट, जब आप इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे, आप कहेंगे हम इन्वायरमेंट का इतना ख्याल रखते हैं, अपने सोसाइटी का इतना ख्याल रखते हैं, तो इन्वेस्टर्स के अंदर भी लालच आएगा, क्या ये लोग अच्छे लोग हैं, तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फायदे फायदे वाली बात होगी। जी, इसके साथ ही हमने स्लाइड्स पूरी कर ली हैं। आपको अब तक तरीकेकार तो मेरा समझ आ गया होगा। स्लाइड्स के बाद में इंग्लिश में भी तमाम की तमाम हेडिंग्स को समराइज कर देता हूं, ताकि अगर जल्दी में कुछ रह गया है तो हम इसे गो थ्रू कर लें, और उसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो होमवर्क में तो आप गो थ्रू कर ही लेंगे। जी, सबसे पहले थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी का बैकग्राउंड क्या होते हैं ये। पहला पिलर यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन, उसका पर्पस, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता है, पोल्यूशन कितने तरह की होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। चले, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बात नहीं की ज्यादा डिटेल से। सॉरी, सॉरी, क्लाइमेट, क्या हो गया मेरे गले को। टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, हाँ चल रहा है। जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स के चूंकि दुनिया में इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने इमिट कर दिए कि दुनिया का हाल ही चेंज हो गया है, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो गए। लाइक इसके आसान तरीन एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ में ही दे सकता हूं कि मेरी बर्थडे आती है अक्टूबर के मिड में। मैं अगर आज से बहुत साल पहले अपने बचपन की पिक्चर्स देखूं तो मैं अपनी बर्थडे पे हमेशा स्वेटर पहन के बैठा होता था केक के साथ। आजकल मेरी बर्थडे पे गर्मी होती है। तो ऐसा कैसे हुआ? दुनिया चेंज हो रही है। पहले अक्टूबर के मिड में सर्दी हुआ करती थी, अब अक्टूबर के मिड में अच्छी खासी गर्मी हुआ करती होती है, बल्कि अब तो इवन नवंबर के मिड तक गर्मी रहती है, दिसंबर में जाके सर्दी आती है। एटलीस्ट लाहौर में तो ये हाल है, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, कि हमने एनवायरमेंट के साथ इतना गलत सलूक किया है कि आगे एनवायरमेंट भी हमसे नाराज हो गया, एनवायरमेंट ने भी हमसे गलत सलूक करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब तूफान ज्यादा आते हैं, इसलिए अब अचानक से जून में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। वंस अगेन मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों में क्या चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है। इसी तरह सैलाब अब पहले से ज्यादा आते हैं, तूफान अब पहले से ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लाइमेट के साथ छेड़ा, अब क्लाइमेट मिलके हमें छेड़ रहा है। तो दिस इज ऑल क्लाइमेट चेंज। देन लॉ, थैंक यू सो मच। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर हमने डिटेल से बात कर ली। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यही कि आपने रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक्सेसिव वेट, सिंपल सी बात है कि आपने पानी, मतलब वेस्ट वाटर इस तरह या वेस्ट सॉलिड्स के ऊपर ज्यादा आपने मिसयूज नहीं करना। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ये है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज कर लें, जरूरत से ज्यादा कीड़े मार दवाई यूज कर लें, तो उससे आपकी क्रॉप जो है वो डैमेज होती है। शॉर्ट टर्म में बड़ा फायदा होता है, जमीन कहती है ठीक है फायदा ले रहे हो ना, एक दो फसलों तक जो है वो जमीन बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद जमीन कहती है सॉरी मेरी बस हो गई, और आपकी जमीन की जो यील्ड होती है, जो कितने एकड़ आप काश्त करते हैं, तो उसके अंदर से कितने टन या कितने मन जो है वो कोई क्रॉप निकलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो इन्वायरमेंट में एक ये भी बड़ी खतरनाक बात है कि भाई हर साल आपकी प्रोडक्शन पिछले साल से कम हो जाती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और पाकिस्तान आटा भी इंपोर्ट कर रहा होता है, चावल भी इंपोर्ट कर रहा होता है, तो मतलब किस बात की हम एग्रीकल्चरल कंपनी है। देन सेकंड पिलर सोशल सस्टेनेबिलिटी, हमने क्या क्या बात की? हमने डेफिनेशन के ऊपर बात की, हमने पर्पस के ऊपर बात की, सोशल फुटप्रिंट क्या होता है कि अवाम के ऊपर आपके क्या इफेक्ट्स रह गए। देन पॉवर्टी एंड सोशल इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि आप किसी खास तरह के लोगों को सोसाइटी में बुरा कहना स्टार्ट कर देंगे, भाई ये नॉन मुस्लिम्स हैं इनके साथ में अच्छा सलूक नहीं करना, या फलाने जात के लोग हैं तो उनके साथ में अच्छा नहीं रहना। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस के ऊपर मैंने बात की थी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के लोगों के राइट्स वगैरह को डिस्टर्ब नहीं करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग के आप साथ साथ अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें। इंग्लिश आपने डिटेल से पढ़ लेनी है होमवर्क में। देन थर्ड पिलर हमने कौन सा पढ़ा? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसका पर्पस पढ़ा, इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, रिलायबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। बस आप लोगों ने हेडिंग्स पे नजर रखनी है, जहां आपको कोई ऐसी बात लगे कि दूर दूर तक मैंने नहीं बताई, आपने फौरन से मुझे रोक देना है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल डेट लेवल्स, जरूरत से ज्यादा लोन ले लेना भी खतरनाक बात होती है। देन मायोपिया, मायोपिया एक
अजीब सा वर्ड है। आप में से जिन लोगों ने 9th क्लास में बायो पढ़ी थी उन लोगों को याद होगा, मुझे तो अब तक याद है। हाँ जी, किसी को याद है मायोपिया क्या हुआ करता था? वहां वाले मायोपिया का मतलब कुछ और होता था, लेकिन यहाँ मैं जस्ट देख रहा हूँ किस किस को स्कूल अब तक थोड़ा बहुत याद है। चलें, कोई बात नहीं, किसी को नहीं याद, मैं याद कराता हूँ। याद करें, बायो में पढ़ा था। आपने कहा हम कंप्यूटर वाले थे, ठीक है, मुझे अब तक याद है 9th क्लास की बायो में हमने पढ़ा था मायोपिया। वो वाली क्लास जिसमें आंख वाली डायग्राम टीचर ने बताई थी, उसमें साथ ही टॉपिक था आंखों की बीमारियों के हवाले से। उसमें था ये मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? आप शॉर्ट आपको बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपकी आईसाइट है वो बेकार हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा नजर आएगा, आपस की बात है, मुझे भी थोड़ा बहुत मायोपिया ही है कि मैं मोबाइल लैपटॉप यूज करूँ, बड़ा जबरदस्त है, बाहर निकल के देखूं मुझे सामने बोर्ड लिखा हुआ नजर नहीं आता कि कौन से कॉलेज का बोर्ड है, इसलिए मुझे ग्लासेस रिसेंटली लगी हैं। तो मायोपिया मींस कि अच्छा, अब ये तो मैंने मायोपिया बात कर दी बायोलॉजी वाले मायोपिया की। अभी अकाउंटिंग वाली मायोपिया का भी तकरीबन मतलब वही है कि आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म बर्बाद करते हैं। आप कहें भाई शॉर्ट टर्म में हमारा फायदा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म किसने देखा है? जिंदगी का किसे पता, 20 साल बाद पता नहीं हम होंगे तुम होंगे। मायोपिया ही बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डैम्स नहीं बनते। हम कहते हैं कि यार हमने डैम बनाना शुरू किया, तो डैम तो 10 साल में बनता है, 10 साल में अगले बंदे की गवर्नमेंट आ जाएगी, क्रेडिट कोई और ले लेगा। थोड़ी सी मैं पॉलिटिकल बात करने लगा हूं, आई एम वेरी सॉरी इन एडवांस अगर किसी को बुरी लगती है। सोचें, एक बंदा था, वंस अगेन मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रहा, मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूं। सोचे, एक बंदा था जिसका नाम था शहबाज शरीफ। उसने लाहौर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑरेंज लाइन मेट्रो। फिर अचानक से मुल्क में कुछ मसला हुआ, उसकी पार्टी की गवर्नमेंट चली गई और फिर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आई। फिर एक और बंदा आया जिसका नाम था उस्मान बुजदार। उस उस्मान बुजदार ने उस ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया कि माशाल्लाह से हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई है। सोचे क्या गुजरी होगी उस शहबाज शरीफ पे। वंस अगेन मैं किसी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको नहीं बता रहा मैं किस पार्टी के साथ हूं, बट ये भी मायोपिया है। खैर, ये मायोपिया का ऑपोजिट है। उस बंदे ने लॉन्ग टर्म सोचा, उसने कहा पता नहीं गवर्नमेंट रहती है कि नहीं रहती, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर काम करते हैं। उसका उसे साइड इफेक्ट हो गया। अब लाहौर में अगले 20 साल तक कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं बनेगी, बल्कि पूरे पंजाब में। क्यों? क्योंकि इस बात का डर है कि भाई हम फलाना प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें, प्रोजेक्ट 6 साल बाद 10 साल बाद जाके कंप्लीट होगा, अगले बंदे आके क्रेडिट ले लेंगे, इसलिए डैम्स नहीं बनते। डैम बनवाना कोई स्टार्ट करता है, अगली गवर्नमेंट आके पुराना डैम रोक देती है। तो ऑल दिस इज मायोपिया। आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दिस इज मायोपिया। मैं जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर बात कर ली। देन ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस के ऊपर बात हुई थी कल परसों, मेरे ख्याल से नहीं हुई थी शायद। चले, आप लोगों ने मिलकर कहा, नहीं तो मैं कर देता हूं। ग्रीन फाइनेंस एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्रीन फाइनेंस मींस कि वैसे तो अगर आप बैंक से लोन लेने की कोशिश करें या कोई भी फाइनेंस करने की कोशिश करें तो उस पर 100 तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, आपको ढेर सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर आप कोई नॉर्मल काम करें, कोई नॉर्मल प्रोडक्शन वगैरह करें। फिर एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस एक तरह का इंसेंटिव होता है कि अगर आप कहें कि भाई मैंने कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा काम करना है, आप कहें कि भाई मैंने घर पे सोलर प्लांट लगवाना है या मैंने इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है, तो बैंक कहेगा सुभान अल्लाह, आप इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हो, ओहो, इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने से आप इन्वायरमेंट का फायदा करोगे। वैसे तो इंटरेस्ट रेट था 20%, मैं आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक वाला लोन दूंगा 15% पे या 10% पे। तो ग्रीन फाइनेंस मीन आसान एक साथ पे लोन वगैरह, इस कंडीशन के साथ कि आप उस लोन के पैसों से इन्वायरमेंट का फायदा करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फाइनेंस। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन फाइनेंस जो है वो सिंपली आपने रीड कर लेने हैं। देन इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होता है हमने पढ़ा, कि तीनों के ऊपर हमने बात करनी होती है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके ऊपर हमने पूरी स्लाइड देख ली। इंटरनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही हमारे ये पॉइंट्स भी पूरे हो गए। चलें, स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा होमवर्क, नोट कर लें फौरन से। क्वेश्चन नंबर 9 to 12, 14 to 16 एंड 22। शायद आप लोगों से कुछ लोगों का दिल घबरा गया हो कि शायद ना मैं एक साथ इतने सारे 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
एंड 22, 8 सवाल दे दिए, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने जेल पोर्शन के सवाल है, एक दो इन राइटिंग कर लीजिएगा, बाकी सारे जबानी करके सोल्यूशन देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज देख लीजिएगा। तो ओरिएंटेशन में मैंने गारंटी दी थी, रोजाना का काम रोजाना करेंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लें, 9 to 12, 14 to 16 एंड 22। साथ ही आप पेज नंबर्स भी नोट कर लें। आज हमने पढ़ा है माशाल्लाह से 192 to 198, ये भी नोट कर लिया। अब अचानक से मुझे याद आया, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर एंड पर टाइम बचा और नियत हुई तो हम एक रिपोर्ट भी देख लेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि आगे से जो हमने पढ़ना है वो ऑप्शनल है। अगर कोई क्लास में रहना चाहे तो हम किसी कंपनी की ऐसा करते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देख लेते हैं, और अगर कोई कहता है नहीं यार हमें सचमुच की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करके क्या करना, तो मुझे अल्लाह हाफिज करके साइड पे भी हो सकता है। क्वेश्चन आया, सर आपसे क्वेश्चन था कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काफी सारा सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा होता। अच्छा, इस हवाले से आई थिंक मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूं कि मैनेजेरियल पोर्शन में अगर आपने ढंग की बात की है, ढंग से मेरी मुराद है अगर आपने अच्छी बात सही बात की और आपने उसके साथ जस्टिफाई किया है, तो बेशक आपका सवाल 100% सोल्यूशन से ऑपोजिट हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने अच्छी बात करनी है, उसके साथ जस्टिफाई कर देना है कि भाई मैंने फलानी बात की है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक रिस्क है, आपने कहा कि ये रेपुटेशनल रिस्क है, वैसे तो ये ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता था, लेकिन मेरी नजर में रेपुटेशनल रिस्क इसकी वजह से है क्योंकि कंपनी की फैक्ट्री बेशक रुकेगी तो घंटे 2 घंटे के लिए रुकेगी, लेकिन कंपनी को उससे रेपुटेशन में इतना डैमेज हो जाएगा कि कंपनी का हजारों लाखों का जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए आई एम सेइंग कि दिट इज अ रेपुटेशनल रिस्क। तो अगर आप इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं, बेशक आई कैप के सोल्यूशन में लिखा होगा फलानी चीज ऑपरेशनल रिस्क, एग्जामिनर अंकल आपको मार्क्स देंगे। जी, एक और कमेंट आया, सर इसमें एक टर्म थी जिसकी डेफिनेशन थी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ चढ़ के अपनी, हाँ जबरदस्त, उसका नाम है ग्रीन वॉशिंग। एक दफा बुक में सही टेक्स्ट में देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो वर्ड यूज हुआ होगा। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मींस कि आप जरूरत से ज्यादा बता रहे हो कि भाई हम सस्टेनेबिलिटी के लिए ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और असल में आप वो सारा कुछ ना करते हो। फिर एक और सवाल है कमेंट्स में, सर वर्डिंग का भी इश्यू तो काइंडली कोई सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन उसका तो यही है कि आप प्रैक्टिस करें, और आजकल के जमाने में तो एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करें, पिक्चर लें उसकी, और जीपीटी से कहें या किसी भी अपने एआई से कहें कि यार मेरी गलतियां निकाल दो, मुझे बता दो कि मैं कैसे लिखूं, कौन सा ग्रामेटिकल एरर्स हैं, क्या स्पेलिंग एरर्स है जो मैं इंप्रूव कर लूं, तो काफी काम बेहतर हो जाएगा। जी, मीनवाइल मैं खोलता हूं ब्राउजर। तब तक एक काम करते हैं, आप लोग माइंड में कोई भी ऐसी कंपनी सोचे मशहूर सी जिसका आपके ख्याल में वो इन्वायरमेंट के लिए बड़ा काम करती होगी। बस मशहूर होनी चाहिए, ये ना हो कि आप कोई छोटी मोटी चैरिटी का नाम ले ले, कोई बड़ी मल्टीनेशनल किस्म की कंपनी जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती हो, हम क्लास में उसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देख के एंजॉय करते हैं। सोचिए सोचें। पाकिस्तानी भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। आपने कहा बिल गेट्स फाउंडेशन, ओके। मैं एक दफा सर्च कर लेता हूं, अगर उसकी हमें को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई और देख लेंगे। वंस अगेन, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये सिलेबस से बाहर निकल के फजूल बातें कर रहा हूं, तो आप मुझे अभी से अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है कि भाई हम देख लेते हैं कि सचमुच में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में दुनिया में क्या चल रहा है। एंड मैंने एक नजर देखा है, मुझे रिपोर्ट मिल तो नहीं रही, कोई और मशहूर कंपनी, नेस्ले देखें। चलें, कमेंट्स में आया यूनिलीवर, चलें इनकी मान लेते हैं, यूनिलीवर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब आगे किस्मत है कि यूनिलीवर पाकिस्तान की आती है या इंटरनेशनल आती है। बस कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे खोल के वो दिखा दूंगा।
इंटरनेशनल कंपनी मैंने इसलिए कहा था ताकि कोई रंग बिरंगी सी पिक्चर्स वाली वो हो। तो मुझे एक रिपोर्ट तो मिली है, लेकिन ये बड़ी बोरिंग सी है, सारा कुछ ग्रे ग्रे हुआ हुआ है। ओपन हो जा भाई। ओके, माशाल्लाह, जितने लोग क्लास में थे अभी तक सारे के सारे उधर ही, मुझे लग रहा था आधे छोड़ के जा चुके होंगे। इसका मतलब ये कि आप लोगों को भी शौक है कि आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखें रंग बिरंगी सी। जी, फाइनली आप लोगों ने बहुत सारा सबर किया, उसका आपको जो है वो फल मिलने वाला है। हम देख लेने लगे हैं नेस्ले की। मुझे रिपोर्ट मिली है अभी फिलहाल, स्क्रीन पे आपके सामने आ गई। है कि नहीं आई? आ गई। चेक करें पहला पेज। क्या है? एक खातून दरख्त से सेब तोड़ के थैले में डाल रही है। आते साथ ही उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात नहीं की, सोशल बात की कि भाई हमारी कंपनी इतनी नेक, इतनी जो है वो अच्छे लोग हैं कि देखो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने खुश हैं, देखो कितने स्माइल करते करते सेब तोड़ के थैले में डाल रहे हैं। अब ये आप एक तरह से लोगों को अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं अपने बारे में कि मतलब वी आर फोकसिंग ऑन आवर सोशल एस्पेक्ट। आगे चलते हैं। पहले पेज पे कुछ नहीं है, दूसरे पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तीसरे पेज पे बोरिंग बोरिंग से लफ्ज लिखे हैं, चौथे पे किसी बंदे की शक्ल है। देन वंस अगेन फिर से आप आगे शेयर्ड वैल्यू के ऊपर, एक छोटा बेबी बना है, क्यों बना है? सोशल के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। भाई कंट्रीब्यूटिंग टू न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल डाइट्स, हम नेस्ले वाले, हम इतने अच्छे शरीफ लोग हैं, हम पाकिस्तानियों को सस्टेनेबल डेट जो है वो डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें दे रहे हैं। देखें रंग बिरंगा करके लिखा है, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अभी चौथा पांचवा पेज है, शुरू में उन्होंने अपनी तारीफें स्टार्ट कर दी कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स, हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं, लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। सोचें अब कोई बंदा जिससे नेस्ले की पुरानी हिस्ट्री ना पता हो, वो ये रिपोर्ट देखे, वो तो कहे दुनिया की सबसे नेक तरीन कंपनी है। आगे चलें। मजीद कुछ लोगों की पिक्चर्स हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये किसान है जो कि हमें खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, देखो ये कितने खुश हैं, पीछे जो छोटी बेबी खड़ी हो कितनी खुश है। आगे चले, साथ ही उन्होंने आपको रंग बिरंगी जो है वो खानों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे छोटे बच्चे जो है वो हमारे बाग की स्ट्रॉबेरी और ये ऑरेंज खाते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरती है, वो सेहतमंद हो जाते हैं। साथ ही देखें, नस्लें दिखा रहा है कि हमने स्कूल में बच्चों को
बुक्स प्रोवाइड की। हाँ जी, कौन सा एस्पेक्ट है? सोशल एस्पेक्ट नहीं है ये कि हमने लोगों अपने सोसाइटी के बच्चों का फायदा करने की कोशिश की? चेक करें, कंपनी इकोनॉमिक्स से ज्यादा सोशल पे फोकस कर रही है। ये अलग बात है, सारा फोकस उनका है तो इकोनॉमिक्स पे, लेकिन एटलीस्ट दिखा तो वो रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देन आगे वो दिखा रहे हैं कि भाई टीचर्स वगैरह भी साथ इंक्लूडेड थे। फिर वो दिखा रहे हैं कि भाई हमने बच्चों को ये मिल्क पैक नामी दूध पिलाया तो वो सेहतमंद हो गए माशाल्लाह। देन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, फिर वही खातून जो शुरू में सेब तोड़ रही थी। खैर मैं इंग्लिश इस टाइम नहीं पढ़ रहा, वो आप सुकून से बैठ के पढ़ लीजिएगा, लेकिन पिक्चर देख के क्या फीलिंग आती है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज बड़े खुश लोग हैं जो कि अपनी खुशी से हमारे लिए ये फलों वगैरह का काम करते हैं। देन नेस्ले रूरल वुमेन सेल्स प्रोग्राम, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लाहौर में भी मैंने एक दो देखी हैं कि छोटी छोटी दुकानें जहां आपको इस तरह के साशे वगैरह जो है वो नजर आते हैं, नेस्ले की प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिए, ये लिया कि लोगों को छोटी छोटी दुकानें खोल के दे दी। देन वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारी गाय भी इतनी खुश है। देन फिर उन्होंने बात की नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में वो दिखा रहे हैं कि भाई हमारे लोग जो है वो, देखिए ज्यादातर पिक्चर सिंबॉलिक होती हैं। ये पिक्चर आपको क्या दिखाना चाह रही है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ है, तो ये आने वाला फ्यूचर जो है वो हमारी इस मिट्टी की हिफाजत के लिए, इस मिट्टी की प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है वो काम शाम कर रहा है। साथ ही उन्हें सोलर की तस्वीर दिखा दी कि हम बड़े शरीफ लोग, साफ लोग हैं, हम गंदी वाली बिजली देने के बजाय सोलर वाली बिजली से काम करते हैं। इन्वायरमेंटल के ऊपर बात शुरू हो गई। खैर ये तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। फिर एनवायरनमेंट के ऊपर बात, उन्होंने कहा कि भाई हम रिसाइकलिंग करते हैं। वो एक बंदा मास्क लगा के पुराना ये जो कचरा है ऐसे जो है वो रिसाइकलिंग के लिए कर रहा है ताकि ये बोतलें हम दोबारा यूज कर सकें। फिर कुछ बंदों की पिक्चर्स हैं। लो जी, फिर वाटर के ऊपर उन्होंने बात शुरू कर दी। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कि हम बड़े जो है वो पानी का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी हम हेडिंग्स देखें तो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, भाई हम आसपास के लोगों को अच्छा साफ पानी प्रोवाइड करते हैं। आगे चलें, ये अमीर अमीर लोग पौधे लेके खड़े हुए हैं, ये भी कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज होगी। फिर सोलर आ गया, वो कह रहे हैं कि हम सोलर के ऊपर काफी सारे काम करते हैं, देखें अंकल कितने खुश हैं। फिर आगे उन्होंने लिस्ट दे दी कि भाई हम किस किस तरह से जो है वो सोशल काम करते हैं, किस किस तरह से एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं। इतनी सारी तरह की उन्होंने जो है वो कंपनीज का नाम ले लिया, इदारों का नाम ले लिया कि हम इस सारे तरीकेकार से स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज। चेक करें, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज में पहली पिक्चर किसकी है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इनडायरेक्टली नेस्ले कहना चाह रहे हैं कि हम बेनजीर साहिबा, सॉरी, बेनजीर साहिबा की पार्टी को भी पैसे देते हैं ताकि वो आगे लोगों को दे सकें। तो अगर टाइम हो तो ये आप पढ़ें, बड़ा मजे की चीजें हैं यहाँ। फिर कुछ देर बाद ये सारी पिक्चर्स खत्म हो जाएंगी और सारी बोरिंग चीजें शुरू हो जाएंगी। बल्कि नहीं, रिपोर्ट इधर ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा बोरिंग वाली चीजें किसी और रिपोर्ट में बताएंगे। तो ये आज हमने एक छोटा सा जो है वो फन एक्टिविटी के तौर पे किया। फिजिकल कॉलेजेस में फन एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो आपको घुमाने फिराने ले जाते हैं। बरी मैंने आपको घुमाने फिराने के लिए एक रंग बिरंगी सी पिक्चर्स दिखा दी। तो होपफुली आज की क्लास आप लोगों को जो है वो अच्छी लगी होगी। होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया था? मुझे बोले अल्लाह हाफिज, मैं आपसे मिलता हूँ कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू टुमारो। थैंक यू।